हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रुद्र अकेडमी। क्लास 8th की NCERT ज्योग्राफी का ये हमारा थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर हमारा है एग्रीकल्चर। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी के बारे में। उसके बाद में हम सेरीकल्चर, पिसिकल्चर, विटीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के बारे में देखेंगे। उसके बाद में हम फार्म सिस्टम के बारे में देखेंगे और टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हम सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग के बारे में देखेंगे। कमर्शियल फार्मिंग में हम मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशंस के बारे में देखेंगे। उसके बाद में हम मेजर क्रॉप्स देखेंगे। मेजर क्रॉप्स में राइस, वीट, मिलेट्स, कॉफ़ी, टी, कॉटन और मेज़, और इनके लिए क्या क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे क्या होता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से मतलब, और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में हम फार्म इन इंडिया और फार्म इन USA, ये दो एग्जाम्पल्स के बारे में भी देखेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। बच्चों, आप सुबह जिस ब्रेड का नाश्ता करते हैं, अगर उसकी पूरी जर्नी देखें तो सबसे पहले किसान अपने खेत को जोतता है, उसमें गेहूँ उगाता है और उसमें खाद मिलाता है। उसके बाद में किसान अपने अनाज को मंडी में लेकर जाता है और मंडी से वो अनाज फैक्ट्रीज़ में जाता है, जहाँ पर उसके ब्रेड, बिस्किट आदि बनते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि एक पेड़ का अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट तक पहुँचने में 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर टर्शरी। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। फसलों, फलों, सब्जियों और फूलों को उगाना और लाइव स्टॉक यानी कि पशुधन को पालना इसमें शामिल है। पूरे विश्व की 50% पॉपुलेशन प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व है। इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। सेकेंडरी एक्टिविटी इन नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। मतलब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इन नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोसेस करके मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लोथ्स, ये इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। टर्शरी एक्टिविटी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। टर्शरी एक्टिविटी इन दोनों सेक्टर्स को सर्विस, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजमेंट करके हेल्प करती है। किसी भी जगह पर कौन सी फसल होगी, ये वहाँ की सॉइल और क्लाइमेट के आधार पर निर्धारित होती है। ऐसी ज़मीन जिस पर क्रॉप्स उगाई जाती हैं उसको एरेबल लैंड बोलते हैं। इस मैप में आप पूरे विश्व में जो एरेबल लैंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। आप देखेंगे कि जहाँ पर सूटेबल फैक्टर्स पाए जाते हैं या मौजूद होते हैं, वहीं पर एग्रीकल्चर करना पॉसिबल हो सकता है। अब हम फार्म सिस्टम के बारे में देखेंगे। एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग या खेती करना एक सिस्टम ही तो है। इसमें हम किसी मशीन में इनपुट डालते हैं, वैसे ही खेती में हम सीड्स, फर्टिलाइज़र्स, मशीन और लेबर एज आ इनपुट यूज़ करते हैं। फार्मिंग में फिज़िकल इनपुट्स देखें तो सनशाइन, रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल, स्लोप, ये सभी फिज़िकल इनपुट्स होंगे। इसके बाद में हम कुछ एक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग। मतलब जुताई, बुवाई, सिंचाई, निराई और कटाई। इसके बाद में हमें आउटपुट के तौर पर हमें क्रॉप्स, वूल, डेयरी और पॉल्यूट्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं। पूरे विश्व में फार्मिंग अलग अलग तरीक़ों से की जाती है। जियोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सभी के बेसिस पर हम फार्मिंग को 2 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला है सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड सेकंड है कमर्शियल फार्मिंग। सबसे पहले हम सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में देखेंगे। इस प्रकार की फार्मिंग में जो किसान होता है वो
अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती करता है। इसमें कम उपज प्राप्त करने के लिए लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी और हाउसहोल्ड लेबर यूज़ किया जाता है। सबसिस्टेंस फार्मिंग को भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में देखें तो इसमें किसान के पास एक छोटा सा खेत होता है जिसमें वो सिंपल टूल्स यूज़ करता है, जिसकी वजह से उसे ज़्यादा लेबर करना पड़ता है। अधिक धूप वाले दिनों और फेवरेबल क्लाइमेट के साथ फर्टाइल सॉइल होने से एक साल में 1 से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। ऐसी जगहों पर राइस मेन क्रॉप होती है। अगर दूसरी फसलों के बारे में देखें तो वीट, मेज़, पल्सेस और ऑयल सीड्स होंगे। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर अधिक पॉपुलेशन वाले और मॉनसून रीजन्स जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट में पॉपुलर है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की बात करें तो इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग इंक्लूडेड है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन अधिक या गहरे जंगल वाले जगह जैसे कि अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका और पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पॉपुलर है। इन जगहों पर बहुत अधिक बारिश होती है जिसकी वजह से वहाँ के पेड़ पौधे बहुत जल्दी से दोबारा उग जाते हैं। ज़मीन का एक टुकड़ा लेकर वहाँ के पेड़ों को काट दिया जाता है और उन्हें जला दिया जाता है। सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए वहाँ की जो राख होती है वो उस सॉइल पर मिला दी जाती है। उसके बाद वहाँ पे मेज़, पोटैटो, कसावा ऐसी फसलें उगाई जाती हैं। जब सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तो उस ज़मीन के टुकड़े को छोड़ दिया जाता है और किसी नई ज़मीन के टुकड़े पर खेती की जाती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। नोमैडिक हर्डिंग सेमी एरिड या फिर एरिड रीजन्स में होती है, जैसे कि जहाँ पर पानी कम पाया जाता है या वेजिटेशन कम होती है, ऐसी जगहों पर की जाती है जैसे कि सहारा, सेंट्रल एशिया और इंडिया के कुछ पार्ट्स में जैसे कि राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। बच्चों, आपने क्लास 7th के चैप्टर 7 में पढ़ा था अफ्रीका के सहारा डेज़र्ट के बारे में और जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख रीजन के बारे में, जो कि डेज़र्ट एरिया होते हैं जहाँ पर की वेजिटेशन बहुत ही कम पाई जाती है। इस प्रकार की फार्मिंग में जो पशुओं को पालते हैं वो अपने पशुओं के साथ चारा और पानी के लिए अलग अलग जगहों पर घूमते रहते हैं। ऐसी जगहों पर मेनली शीप, कैमल, याक और गोट्स इस तरह के जानवरों को पाला जाता है। इनसे हमें दूध, मीट, वूल और हाइड्स मतलब उनकी खाल मिलती है, जिससे कि कपड़े, जूते इत्यादि ज़रूरत की चीज़ें बनाई जाती हैं। कमर्शियल फार्मिंग में फसलों का उगाना और पशुपालन बाज़ार में बेचकर लाभ कमाने के लिए किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग में एक लार्ज एरिया को कल्टीवेट किया जाता है और कैपिटल जो यूज़ होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादातर वर्क मशीन्स के द्वारा किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग में कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर इंक्लूड होते हैं। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में वीट और मेज़ मुख्य तौर पर उगाई जाने वाली फसलें हैं। नॉर्थ अमेरिका के टेम्परेट ग्रासलैंड्स, यूरोप और एशिया में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। ऐसी जगहों पर बहुत कम पॉपुलेशन होती है और हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स के बहुत बड़े खेत होते हैं। ऐसी जगहों पर बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, जिसकी वजह से साल भर में सिर्फ एक ही फसल उगाई जा सकती है। मिक्स्ड फार्मिंग में खेती और पशुपालन साथ साथ में किया जाता है। खेती में खाने वाली फसलें और पशुओं के लिए चारा एक ही ज़मीन पर उगाया जाता है। मिक्स्ड फार्मिंग मेनली यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस की जाती है। प्लांटेशन
एक तरह की कमर्शियल फार्मिंग होती है जिसमें कि एक सिंगल क्रॉप जैसे कि टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना या फिर कॉटन जैसी फसलें उगाई जाती हैं। इन प्लांटेशंस में लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर और कैपिटल की ज़रूरत होती है। जो फसल होती है उसको फैक्ट्रीज़ में प्रोसेस किया जाता है। खेत से फैक्ट्रीज़ तक फसल को पहुंचाने के लिए एक बेहतर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है। मेजर प्लांटेशन रीजन्स की बात करें तो ये ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादातर परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि मलेशिया में रबर प्लांटेशन होते हैं, ब्राज़ील में कॉफ़ी प्लांटेशन, इंडिया में टी प्लांटेशन और श्रीलंका में भी टी प्लांटेशन। इसके कुछ एक एग्जांपल्स हैं। बढ़ती जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत तरह की फसलें उगाई जाती हैं। मेजरली हम जो फसलें उगाते हैं वो हैं वीट, राइस, मेज़ या फिर मिलेट्स। जूट और कॉटन फाइबर क्रॉप्स होती हैं। टी और कॉफ़ी ये बेवरेज क्रॉप्स होती हैं। सबसे पहले हम चावल की खेती के बारे में देखेंगे। चावल पूरे विश्व में एक मेजर फूड क्रॉप है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के लोगों की स्टेपल डाइट होती है, मतलब उनके खाने का एक मुख्य भाग होता है। चावल की खेती के लिए हमें हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल चाहिए। चावल की खेती के लिए बेस्ट सॉइल एलुवियल क्ले सॉइल होती है जो कि पानी को रोक कर रखने में सक्षम होती है। चाइना चावल की खेती का एक लीडिंग प्रोड्यूसर है। चाइना के बाद इंडिया, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट में भी चावल उगाया जाता है। अब हम गेहूं की फसल के बारे में देखते हैं। गेहूं की फसल के लिए हमें ग्रोइंग सीज़न में मॉडरेट टेम्परेचर और रेनफॉल चाहिए होता है और हार्वेस्ट सीज़न में ब्राइट सनशाइन चाहिए होता है। वीट के लिए हमें वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए होती है। वीट का उत्पादन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों में होता है। भारत में ये सर्दियों के टाइम पर होता है। मिलेट्स को हम मोटे अनाज के रूप में भी जानते हैं और ये लेस फर्टाइल और जो सैंडी सॉइल होती है वहाँ पर भी उग जाते हैं। ये एक ऐसी फसल है जिसमें कि कम बारिश और हाई से मीडियम तापमान तथा इनफ सनशाइन चाहिए होती है। ज्वार, बाजरा, रागी ये सभी भारत में उगाए जाते हैं। अदर कंट्रीज़ देखें जहाँ पर कि मिलेट्स उगाए जाते हैं उनमें है नाइजीरिया, चाइना और नाइजर। मक्के की फसल के लिए हमें मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल और हाई सनशाइन चाहिए होती है। मक्का उगाने के लिए हमें वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है। मक्के की खेती नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, भारत और मैक्सिको जैसे देशों में होती है। कपास की खेती के लिए हमें हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल और 210 दिन का फ्रॉस्ट फ्री डेज और ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है। इसके लिए ब्लैक और एलुवियल सॉइल सबसे बेहतरीन होती है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील और इजिप्ट जैसे देशों में कॉटन की खेती सबसे ज़्यादा होती है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। इसके लिए एलुवियल सॉइल सबसे उपयुक्त होती है। जूट की खेती करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में किया जाता है। इंडिया और बांग्लादेश इसके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। कॉफ़ी की खेती के लिए हमें वार्म एंड वेट क्लाइमेट चाहिए होता है और इसके लिए वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए होती है। कॉफ़ी प्लांटेशंस के लिए पहाड़ों की जो ढलान वाला एरिया है वो सबसे उपयुक्त होता है। ब्राज़ील कॉफ़ी प्रोडक्शन में एक लीडिंग प्रोड्यूसर है। इसके साथ ही कोलंबिया और इंडिया में भी कॉफ़ी को उगाया जाता है। चाय बागानों में उगाए जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों के ग्रोथ के लिए हमें कूल क्लाइमेट और हाई रेनफॉल चाहिए होती है। इस फसल के लिए हमें हल्की ढलान वाली वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए होती है और इसके साथ ही एक बड़ी संख्या में लेबर भी चाहिए होता है
केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका चाय के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती डिमांड्स को पूरा करने के लिए फार्मिंग के प्रोडक्शन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले एफर्ट्स से है। हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कई तरीक़ों से बढ़ा सकते हैं, जैसे कि इंक्रीज़ इन क्रॉप्ड एरिया, मतलब खेती की जाने वाली ज़मीन को हम बढ़ाया जाए। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ़ क्रॉप्स ग्रोन, मतलब जिन फसलों को उगाते हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए। इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स एंड हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स। इसके साथ ही मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब खेती में मॉडर्न मशीन्स का यूज़ करना, जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेशर। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का अल्टीमेट एम फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करना है। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है जब सभी व्यक्तियों को भरपेट, सेफ और न्यूट्रिशियस खाना मिले जो कि उन्हें एक हेल्दी लाइफ जीने में मदद करे। अलग अलग कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट अलग अलग तरह से हुआ है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, जहाँ पर की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, वहाँ पर नॉर्मली इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। वहाँ पर लोगों के पास जो ज़मीन होती है वो छोटी होती है, जिसको कि सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगर हमें कमर्शियल फार्मिंग करनी है तो उसके लिए लार्ज लैंड होल्डिंग्स होना ज़रूरी है, जैसे कि यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में होता है। हम यहाँ इस चैप्टर में आगे दो कहानियाँ देखेंगे, एक इंडिया के खेत के बारे में और एक यूएसए के। इन दोनों कहानियों से हम समझेंगे कि कैसे एग्रीकल्चर डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके से की जाती है। इस चैप्टर में हमें भारत के मुन्ना लाल और यूएसए के जो हॉरन की कहानी के द्वारा हमें दोनों देशों के खेतों में कंपैरिजन बताया गया है। भारत में जो किसान होते हैं उनके पास एवरेज लैंड होल्डिंग बहुत ही कम होती है, जैसे कि मुन्ना लाल का खेत 1.5 हेक्टेयर तक का है, जबकि जो हॉरन का खेत 300 हेक्टेयर तक का है। भारत देश में किसानों के खेती करने की जगह और उनके रहने का स्थान अलग अलग होता है, जबकि यूएसए में जो फार्मर्स होते हैं वो अपने खेत में ही रहते हैं। मुन्ना लाल खेती करने के लिए हर 1 साल के बाद हाई यील्ड वैरायटी सीड्स खरीदता है बाज़ार से। उसकी ज़मीन फर्टाइल है, जिसकी वजह से वो 1 साल में 2 फसल लेने में सक्षम रहता है। मुन्ना लाल खेती करने के लिए अपने दोस्त, अपने बड़े बुज़ुर्ग जो हैं और गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स जो हैं उनकी मदद से खेती करता है। वो खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर और खेत में पानी देने के लिए ट्यूबवेल रेंट से लेता है, जबकि मुन्ना लाल के बहुत से दोस्त अभी तक भी बैलों के द्वारा ही खेत जोतते हैं। लेकिन जो हॉरन जब खेती करता है या फसल उगाता है तो वह इंश्योर करता है कि वहाँ की मिट्टी और पानी फसल की ज़रूरतों को पूरा करे, और वो इंश्योर करता है कि वहाँ पर कोई भी पेस्ट उसकी क्रॉप को डैमेज ना करें। वह समय समय पर उसके खेत के सॉइल सैंपल्स सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी को भेजता है, जिससे कि उसे अपनी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स का पता लगता रहे, जिससे कि उसे पता लगता रहे कि उसे कितने फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। उसका कंप्यूटर सैटेलाइट से लिंक रहता है, जिससे कि उसे अपने खेत की बिल्कुल सटीक पिक्चर मिलती रहती है। वो अपने खेत में ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, लेवलर्स, कंबाइंड हार्वेस्टर्स एंड थ्रेशर्स जैसे मॉडर्न मशीन्स यूज़ करता है। मुन्ना लाल के पास स्टोरेज फैसिलिटी ना होने के कारण उसको कम दामों में मंडी में अपनी फसल को बेचना पड़ता है, लेकिन जो हॉरन के पास मॉडर्न स्टोरेज फैसिलिटी है, तो हम समझे कि यूएसए में जो किसान होते हैं वो एक बिजनेसमैन की तरह मॉडर्न मशीन्स का यूज़ करके साइंटिफिकली अपनी फार्मिंग को ऑर्गेनाइज़ करते हैं